हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें पिछले 2 या 3 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रमुख नीतियाँ बनाई गई, जो प्रमुख अधिनियम बनाए गए, जो प्रमुख कानून बनाए गए और किन किन क्षेत्रों में इनको बनाया गया है और उसके माध्यम से किस तरीके की पॉलिसी डेवलपमेंट करने की बात की गई है, किस तरीके से एक नियंत्रण और किस तरीके से विनियमन किया जाएगा और किन किन क्षेत्रों में सुधार के लिए कानून बनाए गए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम के परिदृश्य से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, करंट अफेयर्स के परिदृश्य से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर इन टॉपिक्स को देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला जो नीति है वो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, ये जो पॉलिसी लेकर आई गई है वर्तमान समय की अगर हम स्थितियों को देखें तो स्टार्टअप एक तरीके से अपने स्तर पर उद्यमिता को, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लोगों को अपने ही विचारों, आइडियाज़ और बिजनेस के तरीकों को डेवलप किया जाएगा। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भी इस पॉलिसी को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा स्टार्टअप या उद्योगों को विकास के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को लेकर आया गया। इस पॉलिसी में चलिए देखते हैं कि क्या क्या विशेषता है और किन किन चीज़ों को इसमें समावेश किया गया है। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर जो स्टार्टअप की जो पॉलिसी है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र बताए गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मोटे मोटे पूरी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं सिर्फ उन चीज़ों को बताऊंगा, बाकी पूरी PDF है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इस स्टार्टअप नीति में किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, जैसे कि कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्टार्टअप नीति को विकसित करने के लिए इन क्षेत्रों में काम करने को या प्रोत्साहन यहां पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित किया जाएगा। ये जो इकोसिस्टम होगा जिसके माध्यम से एक ऐसे तंत्र को विकसित करना है जो कि स्टार्टअप की जो विचार हैं लोगों को समाज के अंतर्गत, अगर हम यूपी की जो पॉलिसीज़ देखें वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक ज़्यादा मानसिकता वहाँ पर बनी हुई, जो एक कह सकते हैं स्थिति है। समाज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं कि क्या लड़का करता क्या है, लड़की करते क्या है, कि वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस को उतनी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में नहीं दी जाती है। एक तरीके का यहाँ पर जो इकोसिस्टम डेवलप करना है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जिसके माध्यम से यहाँ पर उद्यमिता को, बिजनेस को वहाँ पर प्राथमिकता दी जा सके। साथ ही अगर हम देखें तो स्टार्टअप नीतियों के अध्ययन तथा प्रस्तावित नीति के संबंध में विभिन्न स्तरों पर चर्चा, सुझाव और परामर्श जैसे विषयों को इसमें सम्मिलित करते हुए इस स्टार्टअप नीति को विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग आई है इस नीति के माध्यम से अगर हम देखें तो काफ़ी उसमें बेहतर स्थिति भी देखने को मिलती है। प्रदेश का शीर्ष 3 राज्यों में स्थान ग्रहण करना, उत्तर प्रदेश की जो स्टार्टअप नीति है उसका जो फ़ायदा उन्हें मिल रहा है वो इस संदर्भ में भी आप देखा जा सकता है कि राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें यूपी का 3रा स्थान है। इसको ध्यान रखेगा, क्वेश्चन वहाँ पर हो सकता है पूछ लिया जाए कि राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो यहाँ पर 3रा स्थान है, इसको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 राज्यों के यहाँ पर स्थान ग्रहण करने की बात करती है। ग्रहण देखिए किन चीज़ों को लेकर करना है, तो यहाँ पे 100 इंक्यूबेटर्स और 1000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन, स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केंद्रों की स्थापना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो स्टार्टअप जो नीतियाँ विकसित किया, इन क्षेत्रों में जो कार्य किया जाएगा वो इंक्यूबेटर्स को विकसित करना है। इसके साथ साथ 10,000 स्टार्टअप वहाँ पे विकसित करने हैं, उससे संबंधित इकोसिस्टम डेवलपमेंट करना है। साथ ही कई तरीके के स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करनी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत के बड़े इंक्यूबेटर्स की स्थापना लखनऊ में किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर 8 जुलाई 2020 के मंत्रिपरिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को अनुमोदन किया गया था। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी लेकर आई गई है, ये पॉलिसी लेकर आई गई है 8 जुलाई 2020 को। तो यहाँ पर लखनऊ में पिछले 5 वर्षों के दौरान यहाँ पर जो इंक्यूबेटर स्थापित की जाएंगे उसके माध्यम से स्टार्टअप नीति को विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पॉलिसी आती है, कई बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप जो नीति है वो कब लेकर आई गई या अनुमोदन कब किया गया, लागू कब की गई, इस तरह के भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस डेट को ध्यान रखना है, 8 जुलाई 2020 इस डेट को ध्यान में रखना है, यहाँ पर स्टार्टअप नीति को विकसित किया गया था। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप इकाइयों के बाद अगली आती है कि वित्त पोषण कैसे किया जाएगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे और कितना मिलने वाला है, तो उसको लेकर देखिए स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की स्थापना की जाएगी। सिडबी जो मूलतः होता है एमएसएमई सेक्टर के से संबंधित लोन इत्यादि देने का कार्य करती है और स्टार्टअप मूलतः छोटे मध्यम लघु उद्योग होते हैं जिनको धीरे धीरे विकसित करके आप बड़ी कंपनी के रूप में डेवलप करते हैं।
तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर देखिए 1000 करोड़ रुपए के सिर्फ साथ समझौते किए हैं वित्त पोषण की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए। साथ ही अगर हम देखें तो स्टार्टअप फंड की स्थापना था यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई। यूपी एंजल नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर जैसे टाटा हो गए, कंपनी हो गई, जो पर्टिकुलर किसी कंपनी में पूरी हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर उनको स्टार्टअप फंडिंग के लिए वहाँ पर दे देते हैं, कुछ हिस्सेदारी उसकी खरीदते हैं, लेकिन उसके मालिकाना हक इत्यादि चीज़ों को वहाँ पर उनका कोई हाल हासिल करने की उसकी कोशिश नहीं करते हैं। इस तरीके की यूपी एंजल नेटवर्क वहाँ पर, ताकि वित्त पोषण निवेश के अवसर वहाँ पर बढ़ सकें। इसके अतिरिक्त नीति में प्रोत्साहन के अंतर्गत इंक्यूबेटर्स को पूंजीगत अनुदान, परिचालन, व्यय हेतु सहायता, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, नवरत्न इंक्यूबेटर्स की व्यवस्था तथा स्टार्टअप को सरकारी खरीद में वरीयता, भरण पोषण भत्ता, पेटेंट फाइलिंग, लागत की प्रतिपूर्ति, स्टार्टअप फंड, विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में नवाचार, उद्यमिता पाठ्यक्रम, पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड के स्टार्टअप हेतु अधिक प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर स्टार्टअप नीति के अंतर्गत कई अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने की प्रक्रिया को बढ़ाना है, जिसमें कुछ क्षेत्र वाइज भी हैं, जैसे बुंदेलखंड और यहाँ पर पूर्वांचल का क्षेत्र है। कुछ यहाँ पर सेक्टर्स को भी चुने गए हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टार्टअप फंड को वरीयता देना है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पंचालन, पूंजी निवेश, साथ ही यहाँ पर भरण पोषण भत्ते जैसी चीज़ों को शामिल करने के साथ साथ इसके पेटेंट और फाइलिंग जैसे मुद्दों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो पॉलिसी जो होती है कई अलग अलग परिदृश्यों को समाहित करते हुए यहाँ पर कार्य करती हुई दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर देखें तो रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में ढालने में ये सहायक होगी, क्योंकि रोजगार आकांक्षी क्या है, अर्थात जिसको रोजगार की आकांक्षा हो, चाह हो, वो दूसरे, जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या है, आप रोजगार चाह रहे हैं, आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, बल्कि सरकार रोजगार दे रही है और आप उसकी चाह रखते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करो, उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हैं, रोजगार आकांक्षी हैं। लेकिन स्टार्टअप नीति जो है वो क्या है, रोजगार प्रदाता है, अर्थात कोई यहाँ पर नया बिजनेस शुरू करें। जब नया बिजनेस आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है 1 या 2 लोग होते हैं, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है आप 4, 6, 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों को हायर करते चले जाते हैं। तो क्या है, आप रोजगार प्रदाता हैं, आप रोजगार आकांक्षी नहीं हैं, और इसी पॉलिसी को विकसित करना है स्टार्टअप नीति के अंतर्गत। साथ ही यहाँ पर 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और 1 लाख व्यक्तियों के अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की यहाँ पर संभावना बनती हुई दिखाई देती है स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर परिवर्तन करने के लिए जो फाइनल सेगमेंट है, मोस्ट अथॉरिटी है, वो है मुख्यमंत्री, उसके साइन के बिना यहाँ पे पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप नीति 2017 से 22 की पॉलिसीज़ को लेकर यहाँ पर अब बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि स्टार्टअप नीति को लेकर सरकार ने क्या पॉलिसी लेकर आई। एक पॉलिसी इनकी ये है, दूसरी पॉलिसी इनकी है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप नीति 2017 से 2022 के लिए। इस पॉलिसी की अपनी क्या विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। राष्ट्रीय घरेलू सकल उत्पाद 9.3% रहा। कितना रहा? 9.3% यहाँ पर रहा, जिसका लाभ प्रत्यक्ष रोजगार सृजन, नवप्रवर्तन, समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो लाभ है कहाँ कहाँ मिला? रोजगार, नवप्रवर्तन, सामाजिक आर्थिक विकास में। इसके अतिरिक्त एक समर्थक नीतिगत वातावरण का सृजन, इन नीतियों को धरातल पर लाने के लिए सक्रिय पहल करके राज्य सरकार ने एक असाधारण शुरुआत की है। तो ये आपके क्वेश्चन के संदर्भ से लिखने के लिए, याद रखने के लिए ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी होगा वो भी मैं बताऊँगा। अगली बात, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। कौन सा? ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश ने जुड़वा नगरों, नोएडा को अग्रणी सॉफ्टवेयर तथा स्टार्टअप हब्स के रूप में यहाँ पर विकसित करने की बात की है। तो नोएडा, यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे सिटी आते हैं, तो यहाँ पर इन्हें सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप हब्स के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? यहाँ पर नोएडा को विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अत्याधुनिक IT सिटी की स्थापना PPP पर, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर लखनऊ में की जा रही है। तो अत्याधुनिक IT सिटी कौन सी बनेगी? लखनऊ। सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप हब्स कौन बनेगा? नोएडा। ये ध्यान रखें, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली इत्यादि जैसे नगरों में IT पार्क्स की स्थापना की जाएगी। तो
तो यहाँ पर आईटी पार्क्स आपके कहाँ बनने वाले हैं, इनको भी ध्यान रखना है। आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली इत्यादि जैसे नगरों में, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। और क्या क्या इसके अंतर्गत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की जा रही है। कितने से? 1000 करोड़ फंड से स्थापित किया जाएगा। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों तथा नव प्रवर्तकों के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईएम लखनऊ तथा कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर जैसे अग्रणी संस्थानों में इनक्यूबेटर्स विकसित किए जाएंगे। तो इनक्यूबेटर्स जो बनाए जाएंगे वो कहाँ बनाए जाएंगे, आपको यहाँ पर मूलतः आईआईटी दोनों, बीएचयू कानपुर में, आईआईएम और नेहरू प्रौद्योगिकी कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर में। इसके अतिरिक्त ई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सिंगल विंडो व्यवस्था, यहाँ पर सिंगल होगा, ला नहीं है यहाँ पर, तो सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था ई डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था होगी। ई जिला प्रक्रिया माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम का जो मतलब होता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी अनुमोदन चाहिए हो उनको त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त शासकीय विभागों में ई टेंडरिंग प्रणाली होगी। कोई भी चीज़ें जारी करनी है तो आप ई टेंडर अर्थात वेबसाइट और ऐप्स के माध्यम से उनको लोगों को बताएं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये पॉलिसी चाहिए, ये इस चीज़ के लिए बनाना है, निर्माण करना है, तो उसके लिए हम टेंडर जारी कर सकते हैं। भारत नेट कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष 2018 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत गांवों के विकास क्षेत्र में उनमें केबल ऑपरेटर्स को विकसित करने को लेकर ये जो पॉलिसी है यहाँ पर आपको लेकर आएंगे कि भारत नेट कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामों को 2018 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त पुनः निवेशकों, उद्यमियों तथा स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, किसके लिए? निवेशकों, उद्यमियों और स्टार्टअप के मार्गदर्शन को सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग स्तर पर काम किया जाएगा। काम करने के लिए कई बार प्रशासन के अलग अलग स्तर होते हैं और हर एक विभाग का अपने कार्य करने का तरीका होगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें स्टार्टअप जैसी प्रौद्योगिकियाँ हैं, इनको विकसित करने के लिए कोई एक संस्था जो निर्माण की जाएगी वो कौन सी रहेगी? यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक नीति कार्यान्वयन इकाई बनाई जाएगी जो स्टार्टअप, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबंधित पॉलिसीज़ को देखेगी और उसके कार्यान्वयन का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त जो परिकल्पना है, इस नीति की जो परिकल्पना है वो क्या है? देखिए इस नीति की जो परिकल्पना है वो कहती है रोजगार सृजन। कोई भी जो पॉलिसी बनाई जाती है सरकार के द्वारा उसका एक जो मूल उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं रोजगार सृजन करना है, सेवाओं को बेहतर करना है। तो यहाँ पर रोजगार सृजन करना है, उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है, नव प्रवर्तन अर्थात नवाचार को बढ़ावा देना है तथा उत्कृष्ट जीवन शैली के प्रति ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में इसे विकसित करना है। तो देखा जाए जो पॉलिसी है रोजगार, सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने जैसी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देती है और इन सब चीज़ों के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है, क्योंकि लाइफ बहुत आसान हो जाती है यदि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जैसे आप एफआईआर दर्ज कराने, कोई चीज़ आपकी गुम हो जाए, कोई एफआईआर दर्ज करानी होती था, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, ई एफआईआर सिस्टम हो गया, अर्थात कोई भी चीज़ यदि आपकी खो जाती तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन शैली, आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाना है। साथ ही इस योजना के लक्ष्य अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के क्षेत्र में भारत के अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में भी स्थापित करना है। अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाने के लिए इस तरह की नीति को यहाँ पर विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त निवेशकों, उद्यमियों तथा स्टार्टअप्स की समृद्धि हेतु एक अनुकूल वातावरण का सृजन करना है ताकि यहाँ पर निवेशक प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सके, रोजगार अवसरों को उत्पन्न करना है, युवाओं को उद्यमिता हेतु उनका विकास करना है, प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता का यहाँ पर विकास करना है। तो मूलतः जो जैसे हमने कहा कि पॉलिसीज़ जो भी बनाई जाती हैं या तो वहाँ पर बिजनेस पर्पस को डेवलप करने के लिए, दूसरा युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना है, तो वो पूरी पॉलिसी यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो लक्ष्य भी वैसे ही रखे गए हैं।
तो इनको लक्ष्यों को लेकर ध्यान में रखिएगा। इनसे जो होते क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, पॉलिसी है, कब लाई गई, ये योजना या पॉलिसी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि पर्टिकुलर कोई योजना पूछ ली गई या पॉलिसी पूछ ली गई, उसके लक्ष्य क्या हैं, और वहाँ पर हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तो इन लक्ष्यों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से इसके अंतर्गत लक्ष्यों को रखा गया है, ठीक है। अब इसी तरह उद्देश्यों की देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य क्या क्या है। पहला जो उद्देश्य है, अनुकूल व्यवसाय मित्रवत पहल, ठीक है। अनुकूल व्यवसाय मित्रवत पहल प्रगतिशील सुधारों द्वारा उत्तर प्रदेश में आकर्षक व्यावसायिक परिवेश का विकास करना है, इन्वेस्टमेंट को बनाए, बिजनेस के एक एनवायरनमेंट का क्रिएशन करना, ये उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन के विकास को प्रोत्साहन, आईटी सिटी, आईटी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीएम इकाइयों के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। किसी भी चीज़ में निवेशिक प्रक्रिया जो लाई जाती है उसमें सबसे पहले अवसंरचना का विकास किया जाएगा। यदि किसी को रहना भी है तो उसके लिए घर बना, तो घर क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आवासीय विकास करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको बिजली सारी चीज़ें वो बाद में लेंगी, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इस पॉलिसी का एक उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को प्रोत्साहन देकर उद्यमिता नवप्रवर्तन को पोषण और उनको विकसित किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों के हितार्थ नागरिक केंद्रित सेवाओं के सृजन द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलीकृत सेवाओं के प्रति उनको जागरूक करना है और उनको उसको यूज़ के लिए उनको वहाँ पर प्रोत्साहित करना है। विकास के लाभ का विस्तार एक औचित्यपूर्ण तथा संतुलित रूप से भी होने को यहाँ पर ये प्राथमिकता देते हैं इन सारी पॉलिसीज़ के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके चहुमुखी विकास सोपान 2 और 3 में नगरों को प्राप्त होगा। इस परियोजना को अगर हम देखें मेगा परियोजना है तो केस 2 के अंतर्गत निम्नानुसार अनुमन्य होंगे, तो कुछ पॉलिसीज़ दी गई हैं जिसके अंतर्गत जो विकासिक प्रक्रियाओं की जिसमें कितना निवेश किया जाएगा उसकी बात करता है। देखिए कुछ मेगा, एक मेगा इकाई है, दूसरा है मेगा प्लस इकाई। तो यहाँ पर जो न्यूनतम जो मानक है मेगा प्लस इकाई के लिए 100 रुपये से 200 रुपये करोड़ का निवेश और 2500 व्यक्तियों का रोजगार, सोपान 1 के अंतर्गत 100 से 200 करोड़ का निवेश करना है और वहाँ 2500 रोजगार होगा, तो उसे बोला जाएगा मेगा इकाई। दूसरा सोपान 2 और 3 में क्या होगा, 50 से लेकर 100 करोड़ तक का निवेश और 1000 व्यक्तियों को रोजगार, तो इसे हम श्रेणी मेगा श्रेणी के अंतर्गत ही सोपान 2 और सोपान 3 बोलेंगे। इसी तरीके से मेगा प्लस इकाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है, इनको ध्यान में रखना है कि आपको मेगा इकाई या मेगा प्लस इकाई के अंतर्गत सोपान 1 और सोपान 2 के मानक क्या हैं। इसी तरीके से मेगा प्लस इकाई का सोपान 1 का जो मानक है 200 करोड़ से अधिक का निवेश अथवा 5000 व्यक्तियों को रोजगार, ठीक है। यहाँ पर 100 से 200 था, यहाँ 200 से अधिक है, यहाँ 2500 था, यहाँ 5000 है। इसी तरीके से सोपान 2 और 3 में 50 से 100 करोड़, यहाँ 100 करोड़ से अधिक का निवेश करना हो, 2000 लोगों को रोजगार देना है, यहाँ 1000 का था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला अध्यादेश कानून की भी बात करते हैं। ये तो पॉलिसीज़ हो गई, पॉलिसी के साथ साथ हमने कहा था इसमें कानून, अध्यादेश और विधियाँ भी लाई गई हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। एक लाया गया उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020, लाया कब गया, 9 जून 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाना, गोवंशीय पशुओं की रक्षा, गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतः रोकना है। तो मूलतः गोवंश गायों को वहाँ पर संरक्षित करना है और साथ साथ उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों को, हत्याओं को, वहाँ पर जो गोकशी की जो घटनाएं हैं उनको भी रोकना है। यहाँ पर दंड एवं जुर्माने के भी प्रावधान किए हैं। जैसे दंड एवं जुर्माने में वृद्धि किए जाने हेतु मूल अधिनियम की धारा 8 में संशोधन प्रस्तावित किया गया। तो मूल अधिनियम कौन सा था, मूल अधिनियम ये है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955, ठीक है। तो मूल अधिनियम ये है और इसी की धारा 8 में संशोधन किया गया है। क्या किया गया है, इसके तहत गोकशी की घटनाओं हेतु तथा गोवंशीय पशुओं की शारीरिक क्षति कारित हेतु न्यूनतम 3 वर्ष, कितना, न्यूनतम 3 वर्ष यदि आप उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, और अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। तो 3 से 10 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माने की न्यूनतम राशि यहाँ 3 लाख रुपए और अधिकतम राशि यहाँ पे 5 लाख रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ये हो गया आपका एक कानून। दूसरा यहाँ पर कानून अध्यादेश ही लाया गया है, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020, ठीक है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। इसमें क्या किया गया, 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा इस अध्यादेश के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। कब किया गया, 6 मई 2020 को।
इसमें है क्या? इस अध्यादेश में कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव में लगे हुए कर्मियों यथा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पुलिस प्रशासन तथा अन्य कर्मियों के विरुद्ध हमला करने तथा आपत्तिजनक बर्ताव करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया गया है कि ठीक है। तो यहाँ पर किनके खिलाफ? स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों के विरुद्ध अगर आप किसी प्रकार आपत्तिजनक स्थिति, उनके खिलाफ कोई आक्रामक स्थितियाँ अपनाते हैं तो वहाँ पे क्या है? दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं के रोग को छिपाने, इलाज से बचने तथा अस्पताल से भागने पर भी यहाँ पे दंड के प्रावधान किए गए थे। ये तो हो गया आपका कौन सा कानून हो गया? ये आपका उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। याद इसलिए रहेगा, कोविड-19 का आप देख ही रहे हैं, वो महामारी के तौर पर उसे घोषित भी किया गया है। अगला कानून यहाँ पर लाया गया, एक और आया, उत्तर प्रदेश लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। जब वहाँ पर एक दंगे और घटनाओं की स्थितियाँ हुई थी तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। इसमें क्या किया गया है? इसे लाया गया 6 मई 2020 को। इसके अंतर्गत इस अध्यादेश की धारा 26, धाराएं याद रखिएगा, सही कई बार वो क्वेश्चन होता है कि इस धारा 26 के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, वो भी एक लाइन हो सकती है, या फिर पूरा पॉइंट दे के बोलें कि किस धारा के अंतर्गत कहा गया है, तो इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस अध्यादेश की धारा 26 में राज्य सरकार के द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने को अधिसूचित किया जाएगा। तो इस धारा के अंतर्गत जो भी कानून बनाए गए हैं यहाँ पर उसको लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियमावली में हड़ताल, बंद, दंगों, तत्संबंधी लोक अशांति तथा प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी संपत्ति की क्षतियों की वसूली करने और जुर्माने संबंधी यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। किन किन स्थितियों में इनको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाता है, तो कौन कौन सी स्थितियों में ये आपको लागू होगा? हड़ताल, बंद, दंगों के संबंध में, लोक अशांति उत्पन्न करते हैं या प्रतिवादों के दौरान लोक और निजी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो यहाँ पर ये लागू होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर संपत्ति के संबंध में हुई क्षतियों का अनुसंधान करने हेतु तो दावा अधिकरण का गठन करने तथा तत्संबंधी प्रतिकार अधिनिर्णित करने हेतु तो नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह की स्थितियां करते हुए पकड़े जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं संपत्तियों को, तो वहां पर इसके अंतर्गत जो भी वसूली की जाएगी, जो भी नुकसान हुआ होगा वो आप ही से की जाएगी। उसमें जुर्माने के भी प्रावधान होंगे, दंड के भी प्रावधान वहां पर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगला है उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली 2020। एक और कानून है उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली 2020। ये कब आया? 11 फरवरी 2020 को। इसमें देखिए क्या किया गया, इस अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर कुछ क्रियान्वयन के लिए कुछ नियमावली के अंतर्गत बनाई गई हैं। इसके अगर हम देखें तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्वोच्च संस्थान राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद तथा ग्राम, ब्लॉक एवं म्यूनिसिपल समितियों के अध्यक्ष क्रमशः ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर देखिए भूगर्भ जल को संरक्षित करने हेतु, उनके उपायों को आगे बढ़ाने हेतु यहाँ पर इस अध्यादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के माध्यम से इन पर समुचित कार्यवाही के लिए 3 अलग अलग स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं। एक होगा आपका जिला के स्तर पर, जैसे कि यहाँ पर देखें एक जिलाधिकारी ही होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा जिला स्तर पर होगा। इसी तरीके से ग्राम और ब्लॉक के स्तर और ग्राम, ब्लॉक और म्यूनिसिपल समितियों के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर यहाँ पे ग्राम सभा, ग्राम का जो प्रधान होगा वो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक प्रमुख काम करेगा और म्यूनिसिपल समितियों में नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर काम करेंगे। तो हर एक स्तर पर जहाँ पर जल के वितरण को लेकर, जल के भूगर्भ संरक्षण को लेकर काम करना है तो जिला, ब्लॉक, नगर पालिका और ग्राम के स्तर पर यहाँ पर अलग अलग समितियाँ बनाकर उनके अध्यक्षों के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के भूगर्भ जल के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित क्षेत्रों की भी घोषणा की गई है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि भूगर्भ जल के परिप्रेक्ष्य में कौन से क्षेत्रों में यहाँ पर अधिसूचन के अंतर्गत वहाँ पर कार्य किया जाएगा, कौन से अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगे और कौन से जहाँ पर सरकार के द्वारा जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है, जहाँ कार्य नहीं किया जाए या फिर जहाँ पर उनको उस तरीके से काम को नहीं करना है, गैर अधिसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर जारी उनके लिए कोई नियमन नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों को डिवाइडेशन कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त सभी भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो सभी भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को पंजीकरण अनिवार्य कराना होगा। भूगर्भ जल उपभोक्ताओं का मतलब है कि जो आप सबमर्सिबल पंप इत्यादि लगाते हैं, आप वहाँ से पानी निकालते हैं, उन चीज़ों का वितरण करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी आपको पंजीकरण कराना होगा ताकि सरकार को पता चल के कहाँ से कितना पानी का भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा। इसमें व्यावसायिक औद्योगिक अवस्थापना, थोक उपभोक्ताओं हेतु निकासी की सीमा निर्धारित करना, दोहित भूजल की मात्रा पर शुल्क एवं गैर अधिसूचित क्षेत्रों में अनापत्ति प्राप्त करने का प्रावधान होगा। तो जहां जो औद्योगिक, जहां पर अधिसूचित क्षेत्र हैं, सरकार के द्वारा जिनको घोषित किया गया है, पर्टिकुलर किसी काम करने को लेकर बनाया गया है, ऐसे क्षेत्रों में यदि कोई व्यवसाय हो रहा है तो व्यवसाय के लिए पानी चाहिए हो, तो उसके लिए आपको वहाँ भूगर्भ के लिए वहाँ पर आप कहीं ना कहीं सोलर से पैम्प पर लगाएंगे इत्यादि चीज़ों को, तो सरकार को आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में को लेकर होगा। थोक उपभोक्ताओं के द्वारा जो अपनी अपनी बिल्डिंग्स इत्यादि में वहाँ पर भी लगाते हैं, उनके द्वारा भी अगर हम चीज़ों को देखें तो इन सबको ये बताया जाएगा कि आप जो भी सबमर्सिबल लगा रहे हैं वहाँ पर जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी मात्रा में पानी आप निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उस पर लगने वाले शुल्कों को भी यहाँ पर देखिए, भूजल की मात्रा पर शुल्क एवं गैर सूचित क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी इसमें जारी करने संबंधी प्रावधान कर दिए गए हैं। तो इन फ्यूचर आप जो भी पानी यूज़ करने जा रहे हैं उसके लिए आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, और उसके बाद ही वहाँ पर आपको भूगर्भ जल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के अंतर्गत भूजल प्रदूषण की रोकथाम तथा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नियम भी बनाए गए हैं, क्योंकि जल प्रदूषण के कई सारे मानक हैं, चाहे वो आपको कृषि के माध्यम से फैलता हो, चाहे वो आपके केमिकल्स इत्यादि के हों, फैक्ट्री के पानी इत्यादि से हों। तो यहाँ पर भूजल प्रदूषण के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको रोकथाम करना है। दूसरा, जब मानसून आता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कई बार होता है कि बारिश इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है, यदि हम उसका संचय कर पाएँ तो वो हमारे पीने योग्य काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है। लेकिन रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का रूफ टॉप पर प्रयोग ना होना, उसका संचयन कहीं एक जगह ना कर पाने के कारण वो पानी नदी नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। तो वहाँ पर ये भी सिस्टम डेवलप किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा रूफ टॉप पे। इसके अतिरिक्त यदि कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई वहाँ पर उल्लंघन करता है तो प्रथम वर्ष का कारावास, दोनों का यहाँ पर तो कारावास का भी प्रावधान होगा, जुर्माने का भी प्रावधान होगा। साथ ही सामान्य घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य घरेलू स्तर पर, अर्थात यदि आप अपने घर पे रह रहे हैं वहाँ पर आपने करा रखी तो उनके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप कहीं शॉपिंग मॉल, उद्योग, संस्थान, पार्क इत्यादि सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खर्च होता है पानी का, और कई बार क्या होता है कि अत्याधुनिक मात्रा बहुत ज़्यादा दोहन होता है, उसका नुकसान होता है। तो वहाँ पर दो चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, सरकार किनसे नहीं वसूल करेगी। यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सामान्य घरेलू चीज़ों के लिए वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा, और कृषि उपभोक्ताओं को भी यहाँ पर इससे छूट प्रदान की गई है। तो इनको ध्यान रखना है ये चीज़ों को। इसके बाद अगली यहाँ पर पॉलिसी है, पॉलिसी आई थिंक यहाँ पर मिस हो गई है। यहाँ पर देखिए बात है 5 फरवरी 2020 को प्रदेश सरकार की नीतियों उपलब्धियों पर कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए जाने के लिए वेबसाइट्स को उनके 2 वर्ष के प्रदर्शन के सूचीबद्ध किया जाएगा। तो सरकार को यहाँ पर वेबसाइट्स के नियमन प्रबंधन को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। जस्ट मिनट, देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग में पॉलिसी का जो नाम नहीं है, पॉलिसी का ये नाम लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016, उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016, उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016। इसको आपको ऐड कर लेना है। कहाँ पे ऐड कर लेना है? यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। ये जो पॉलिसी लाई गई, कब लाई गई? 5 फरवरी 2020 को लेकर आई गई, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इस वेबसाइट्स को 2 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर यहाँ पर सूचीबद्ध किया जाएगा। कितने? 2 वर्ष के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की नीतियों के अनुसार वेबसाइटों को विज्ञापन प्रदान करने हेतु हिट्स की संख्या को 2.5 लाख से घटाकर 0.5 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा किसी को अपनी विज्ञापन या प्रचार इत्यादि के लिए जो मानक थे उन मानकों में संशोधन किया गया है। पहले जो मानक था किसी वेबसाइट को विज्ञापन देने के लिए कि तो उनकी वेबसाइट पर 2.5 लाख हिट्स होने चाहिए थे, लाइक होने चाहिए थे, वो अब कितना कर दिया गया? घटा दिया गया है, 0.5 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वेबसाइट्स की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स गूगल एनालिटिक्स
काम स्कोर के द्वारा यहाँ पर की जाएगी तथा गणना का आधार यूनिक यूज़र होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी जो वेबसाइट हो वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करते होनी चाहिए। वेबसाइटों की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। साथ ही संशोधित नीति के अंतर्गत वेब मीडिया में विज्ञापन अधिकतम एक वेब पृष्ठ के वेबसाइट के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक ही वेब पृष्ठ पर वहाँ पर विज्ञापन हो सकता है, इसको भी उसमें समाप्त कर दिया गया है और वेबसाइट्स की श्रेणियों को उन्होंने 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। आगे जो पॉलिसीज़ हैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अगली जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019। ये जो पॉलिसी आई गई 10 सितंबर 2019 को। कब आई? 10 सितंबर 2019 को। इसमें क्या किया गया है? इस नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो कृषि से संबंधित नीति है तो कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है, इतना ध्यान रखना है, ये आसान हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य क्या होते हैं, पॉलिसीज़ में कब जारी की गई, किसके लिए जारी की गई, उसके उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, यही क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उद्देश्य देखें तो किसानों की आय को वृद्धि करेंगे, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो गई है। लगातार जब से ये सरकार बनी है केंद्र में तो वहाँ पर ये किसानों की आय को वृद्धि करने की बात करते हैं और जब भी कृषि से संबंधित कोई पॉलिसी बनाती है तो उसमें ये बहुत एक कॉमन फैक्टर हो जाता है, किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, उसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करना, जैसे संस्थागत कार्यप्रणाली को बनाना है। तो इन उद्देश्यों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वहाँ पर किस तरीके से कृषि को बेहतर करना है तो उसके लिए सभी मानकों को उनको बेहतर करने के लिए कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2014 तक, जस्ट मिनट, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी है प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2014 तक 2025 तक 2014 से लेकर यहाँ पर जो पॉलिसी लेकर आई गई इसके माध्यम से 2025 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्तमान मूल्य से 2 गुना करना है। अर्थात कृषि निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर एक टारगेट फिक्स किया गया है। टारगेट क्या है? 2014 में जो टारगेट था, जो मतलब अचीवमेंट थी इनकी, 2025 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का निर्यात जो किया था इसको बढ़ाकर 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस नीति के तहत अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा एवं रोग मुक्त क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। तो कृषि पद्धतियों को बेहतर करना, जो कृषि की फसलें जो खराब हो जाती हैं, जो रोग उनमें लगते हैं, उनको भी उसमें उनसे मुक्त करना है ताकि ज़्यादा अच्छी पैदावार हो सके, तो ज़्यादा निर्यात होगा। ताजे फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकॉल को यहाँ पर बढ़ावा देना है। चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, जितना जल्दी वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान चीज़ें पहुँचेंगी वहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, लोगों को ताज़े फल मिलेंगे और उसका आपको जब चीज़ें अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं यदि हमारे पास पहुँचेंगे तो उसके क्या होती हैं, डिमांड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी प्राथमिकता दी गई है। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जुड़ने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत अधिक निवेश हेतु व्यवसाय को आकर्षित करने एवं राज्य के ब्रांड का प्रचार करने पर भी जोर दिया जाएगा। जो मार्केटिंग का जो सबसे अच्छा रूल है कि आपको लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रचार करना बहुत ज़रूरी है और प्रचार भी आपकी अपनी वस्तुओं का होना चाहिए, उनके नाम से जाना जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में ब्रांडिंग को और प्रचार को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य कृषि निर्यात में वृद्धि हेतु जिले या जिले के समूहों के क्षेत्रों को क्लस्टर बनाया जाएगा कि पर्टिकुलर एक जिले, 2-3 जिले वहाँ पर उनको मिलाकर एक समूह बनाए जिसे वो क्लस्टर कहते हैं। इन क्लस्टर्स में पर्टिकुलर मान लीजिए 3-4 जिलों को मिलाया गया, उनमें वहाँ पर उन्होंने फलों, पर्टिकुलर मान लीजिए अमरूद का उत्पादन वो कर रहे हैं, फिर अगले 3-4 समूह बनाए वहाँ पर आम का उत्पादन कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को विकसित करना है ताकि वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये सबसे ज़रूरी पहलू है। यदि चीज़ें बेहतर डेवलपमेंट करनी है तो आपको अनुसंधान और शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, यह नीति 50 से 100 हेक्टेयर में संकुल रूप से खेती का प्रस्ताव करती है, जहां विदेशों की मांग पर फसलों का उत्पादन किया जाएगा और उन देशों को ही इन फसलों का निर्यात भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन संकुलों के पास ही नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपको हमने यहाँ पर कृषि से संबंधित पॉलिसी को इसको देख लिया। अगली बात यहाँ पर आती है किशोर न्याय बालकों की देखरेख हेतु संरक्षण नियम 2019। एक और कानून बनाया गया जिसके माध्यम से किशोर बालकों के सुरक्षित रखना और उनकी संरक्षा करने को प्राथमिकता दी जानी है। क्या क्या है इसके अंतर्गत? सबसे पहले कानून लाया गया 20 अगस्त 2019 को और इसमें
बालकों की देखरेख संरक्षण हेतु भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रस्तर को 110 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियम 2019 के द्वारा सृजित किया गया है। तो मूलतः ये कानून ऑलरेडी केंद्र के स्तर पर बनाया गया है और उसी कानून के अंतर्गत इसे राज्य के स्तर पर भी लागू करने का काम इसके अंतर्गत किया गया है। इसमें होगा क्या, सबसे पहली चीज जो इसमें है, बालकों के विरुद्ध एवं बालकों द्वारा किए जाने वाले सामान्य से जघन्य नवीन अपराधों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो बालकों के द्वारा जो भी अपराध किए जा रहे हैं उन अपराधों का वर्गीकरण करना है। नए नियम में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि विरुद्ध बालकों के संबंध में लंबित जांचों के समयबद्ध निस्तारण का भी प्रावधान किया, ताकि मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, जो भी लंबित हैं उनको भी, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके कारण लेट लतीफ़ी होती है, तारीख मिलती हैं और वहाँ पर न्याय में देरी होती है। बालकों से संबंधित संस्थानों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किए जाने और नियमानुसार पंजीकरण न होने की स्थिति में कठोर दंड का भी प्रावधान यहाँ पर इस कानून के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो जो भी संस्थान है उनका पंजीकरण होना चाहिए। दत्तक ग्रहण के संबंध में वर्तमान नियम में एकक पृथक अध्याय शामिल किया गया है, जिसमें अनाथ बच्चों को सुपात्र दंपत्ति को गोद लिए जाने के प्रावधानों में पारदर्शिता लाते हुए प्रक्रिया को बालक हितकारी बनाया गया है। तो दत्तक प्रक्रिया को भी यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा पारदर्शी बनाने को प्रावधान किया गया है, जो बालकों के हित में हो। नवीन नियम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा भी मॉनिटरिंग अर्थात मूल्यांकन और जांच और निगरानी के प्रावधान किए गए हैं। समाज में बालकों के विरुद्ध होने वाले एवं बालकों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि के दृष्टिगत नवीन नियम में अपराधों के श्रेणीकरण, त्वरित निस्तारण और ऐसे बालकों के पुनर्वास आदि की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो मूलतः जो ये पूरा कानून है वो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून का ही एक विस्तारित स्वरूप के थ्रू, साथ ही यहाँ पर राज्यों के स्तर से लागू करने के लिए ये संशोधन, ये अधिनियम लेकर आया गया है। और ज़्यादा कुछ वहाँ पर है नहीं, जो कि कानून भारत केंद्र सरकार का है उसे ही राज्य के स्तर पर लागू किया गया है। एक और पॉलिसी है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति को बढ़ावा देने को लेकर 2019 में यह पॉलिसी लेकर आई गई। और इस पॉलिसी के, क्योंकि आज का जो समय है इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर ज़्यादा चर्चा का विषय है, पर्यावरण हितैषी एक नीति है और इसके लिए इनकी चर्चा भी ज़्यादा हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को विकसित करने को लेकर यह पॉलिसी 2019 में लेकर आई गई। यह पॉलिसी 6 अगस्त 2019 को यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। यह नीति उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के पूरक के रूप में से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉलिसी 2017 में बनाई गई है और उसमें जो कमियां रह गई हैं उसके तहत यहाँ पर एक और पॉलिसी बनाई गई, जो दोनों मिलकर इसको एक अलग स्तर पर लेकर जाएंगे। प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा विद्युत आधारित गतिशीलता ध्यान केंद्रित करते हुए ये पॉलिसी बनाई गई। इसके लिए विद्युत सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी ये पॉलिसी, 5 वर्ष तक ये प्रभावी रहेगी। प्रदूषण को कम करने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रदूषण जो होता है डीजल पेट्रोल इत्यादि के जो वाहन आप प्रयोग करते हैं उससे पोल्यूशन फैलता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप पोल्यूशन नहीं फैलेगा। तो इसलिए भी इसे प्राथमिकता दी जा रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक आधारित है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ेगी। सरकार द्वारा यह नीति प्रख्यापित की जा चुकी है। चलिए अगली पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार प्रथम संशोधन अधिनियम संशोधन नियमावली 2019। तो एक और पॉलिसी यहाँ पर, एक और कानून, एक और यहाँ पर अधिकार संशोधन, ये भी 6 अगस्त 2019 को लेकर आए हैं। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 4(2)(4) में संशोधन, नियम 4(2)(5) के पश्चात नियम 4(2)(6) जोड़ा जाना है तथा नियमावली के साथ साथ संलग्न प्रारूप 6 में संशोधन करना है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत जो संशोधन प्रावधान के अधिनियम है वो ये हैं, जिसमें कुछ चीज़ों को लास्ट में जाकर संलग्न 6 में संशोधन करके उसे जोड़ा जाना है। होगा क्या इस संशोधन के माध्यम से? नियमावली में संशोधन से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने व लोक प्राधिकरणों में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार से संबंधित मामलों के निस्तारण में सुगमता होगी। तो जो वही है, सूचना अधिकार है तो सूचनाओं को आदान प्रदान करना, सूचनाएं जो दी जाएंगी वो पर्टिकुलर सरकार के द्वारा, विभागों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की होगी और जो क्वेश्चन पूछेगा वो नागरिक होगा।
इसके बाद अगली नीति है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018। ये पॉलिसी पुरानी है 2018, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पर्यटन को लेकर प्राथमिकता दी गई हैं, इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। तो 2020, 19 और 18 के अंतर्गत हमने यहाँ पे पॉलिसीज़ को, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं वो हमने यहाँ पर देखी हैं। एक और पॉलिसीज़ है जिसको, ये लास्ट पॉलिसी है, इसके बाद हम चीज़ों को यहाँ पर, तो ये क्या है, सालाना यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए का नया निवेश तथा 5 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के माध्यम से उत्पन्न करने के विचारों को प्राथमिकता के आधार पर से विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा घरेलू पर्यटकों को आगमन में सालाना 15% और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात घरेलू पर्यटक का मतलब कि भारत के ही लोग जो दूसरे स्टेट से आते हैं, यूपी आते हैं कुछ चीज़ों को देखने के लिए, तो उनकी संख्या में 15%, और जो भारत के बाहर से आते हैं अर्थात विदेशी जो लोग आते हैं उनकी संख्या में 10% की वृद्धि का पर्यटन के क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश में 1 लाख पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क तथा वन्यजीव विहारों की तरफ आकर्षित करना है। तो यूपी के जो राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्यजीव विहार हैं, उनमें कम से कम 1 लाख लोगों को वहाँ तक लेकर आना है, एक पर्यटक के रूप में लेकर आना है। 10 हेरिटेज भवनों को प्रतिवर्ष हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करना है। कितने? 10 हेरिटेज भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना है। पर्यटन लैंड बैंक का सृजन करना है ताकि वहाँ पर उनको पैसे इत्यादि की व्यवस्था की जा सके। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय उद्यमिता को मेलों और पर्वों के माध्यम से आकर्षित करना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 के तहत उपर्युक्त श्रृंखला में 7 नए परिपथ जोड़े जाने की भी बात कही गई है। तो ये 7 परिपथ को लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 7 परिपथ कौन से हैं और ये कब बना था? 2016 के अंतर्गत ये 7 परिपथ थे। कौन कौन से थे? पहला है हेरिटेज आर्क, पहला नाम है हेरिटेज आर्क, और ये कौन सा है? ये परिपथ है आगरा, लखनऊ, वाराणसी के परिक्षेत्र में इसे विकसित किया जा रहा है। दूसरा है महाभारत परिपथ, महाभारत काल से जुड़े स्थलों को इसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा। तीसरा है रामायण परिपथ, जिसमें रामायण से उल्लेखित स्थलों को विकसित किया जाएगा। चौथा है जैन परिपथ, जो जैन धर्म से जुड़े जो होते हैं तीर्थ हैं उनको विकसित किया जाएगा। पांचवा है सूफी परिपथ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सूफी परिपथ में सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थल होंगे। स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों को यहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पर एक है क्राफ्ट क्यूजिन एवं कल्चर ट्रेंड, जिसमें हस्तशिल्प, व्यंजनों और विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्रों को विकसित किया जाएगा। एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं हेरिटेज जोन्स क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हेरिटेज जोन्स क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां विरासत भवनों की बहुतायत हो को हेरिटेज जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्षेत्र जहां पर हेरिटेज के स्थल और क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, अर्थात एक ही क्षेत्र में मान लेते हैं कि आपको 4 5 6 7 चीज़ें हो जो हेरिटेज संदर्भ हैं, ऐतिहासिक हैं, तो उन पूरे के क्षेत्र को ही वो कहते हैं हेरिटेज जोन्स के रूप में वो घोषित कर दिए जाते हैं। बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर रोक लगाकर इन्हें संरक्षित भी किया जाएगा। तो उस आसपास के क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारत की भी सुविधा वहां पर नहीं दी जाएगी, उस पर रोक लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रो पुअर टूरिज्म योजना को वित्त पोषित किया जाएगा। प्रो पुअर टूरिज्म को विकसित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो कम से आय वर्ग के लोग भी हैं, उनको भी वहाँ पर आकर्षित किया जाए, और इसके लिए विश्व बैंक यहाँ पर इस रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। वर्ष 2016 में कुछ पर्यटकों के आगमन के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे मामले में था। कितना? पर्यटकों के आगमन के मामले में यूपी सेकंड स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 में घरेलू पर्यटन के आगमन के मामले या दूसरे स्थान पर रहा, तथा विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में भारतीय राज्यों के बीच या तीसरे राज्य पर रहा। तो घरेलू पर्यटकों के मामले में या दूसरे स्थान पे, और विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में ये भारत में तीसरे स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त देश में उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दुनिया के आश्चर्यों में से एक ताजमहल स्थित है, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है। ताजमहल के बारे में हम सब जानते हैं। इसके बाद अगली जो पॉलिसी है वो है उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति 2018 से 23। कौन सी पॉलिसी है? उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति 2018 से 23। इसमें क्या किया गया है? पहली चीज़, 21 अगस्त 2018 को 5 वर्षों तक इसे लागू किया जाएगा। 18 से लागू किया गया और 5 वर्ष तक ये लागू रहेगी। तो कब तक रहेगी? 23 तक। इस नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्यातकों को मंडी शुल्क एवं विकास सेस से छूट प्रदान की जाएगी। किनको छूट प्रदान की जाएगी? प्रत्यक्ष निर्यातकों को छूट दी जा रही है। किन किन चीज़ों से? मंडी शुल्क से और विकास सेस से छूट दी जाएगी। इस तरह क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति में यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्यातकों को कौन सी छूट प्रदान की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त
प्रसंस्कृत तिल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु प्रसंस्कृत तिल का आदर्श रिकवरी मानक 75% निर्धारित किया गया है। कितना मानक निर्धारित किया गया है? 75% है। कब से कब तक लागू रहेगी? 2018 से 2023 तक। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त प्रसंस्कृत तिल की प्राप्ति के बाद शेष 75% पर नियम के अनुसार मंडी शुल्क और विकास सेस देय होगा। तो 25% पर नहीं लगेगा, बाकी जो बचेगा 75% उस पर देना पड़ेगा। प्रदेश से निर्यात किए जा रहे प्रसंस्कृत तिल तथा उसको उत्पादित करने में प्रयुक्त तिल की खरीद किसान या किसान उत्पादक संघ से करने पर प्रदेश के निर्माता निर्यातक को 2% मंडी शुल्क एवं आधा % विकास सेस से छूट प्रदान की जाएगी। तो जो भी आप निर्यात कर रहे हैं, यदि आप उनके किसानों से ही वहाँ पर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके छूट के प्रावधान है। कितना प्रावधान है? तो 2% मंडी शुल्क और साथ ही साथ 0.5% यहाँ विकास सेस से छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आढ़तियों से खरीदने पर मात्र मंडी शुल्क का 2% की छूट यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तिल निर्यात से प्रसंस्कृत नीति है उसके तहत इस तरह की छूट के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो आज हमने यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कानून पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, विभिन्न अधिनियम और नियमावली जारी की गई हैं, उनको देख लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। PDF बाकी आपको मैंने साइड में रहकर पढ़ाया है, तो आप उनकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और उनको अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में कुछ नई चीज़ों को, उत्तर प्रदेश संबंधित चीज़ों को पढ़ने के लेकर। आप इसको पढ़ें, रिवीजन करें और अच्छे से जाकर एग्जाम दें। थैंक यू सो मच।